हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ, बहुत बेहतर हूँ। और मैं आपका फ्रेंड महबूब फिर एक नई वीडियो, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास आया हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या इंडिया से कोरिया कैसे जाते हैं और जाने का सबसे इजी प्रोसेस क्या है, और क्या जाने के बाद वाकई वहाँ पर काम मिल जाता है या किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, या काम मिलने में किसी तरह कोई परेशानी हो, या फिर घर मिलने में किसी तरह का परेशानी हो, क्या वैसा होता है या फिर ईज़िली सब कुछ बराबर फ्रेश है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको छिपाते भी हैं, सच नहीं कहते। तो इसीलिए मैं सोचा कि आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर बताएंगे। और मेरा बैकग्राउंड देखकर भी आपको समझ में आ रहा हो कि मैं अभी खुद के शॉप पर बैठा हूँ, जो मेरा कोलकाता में शॉप है गारमेंट्स की। तो उसी में बैठ कर वीडियो शूट कर रहा हूँ। शाम का वक्त है, यहाँ पे तकरीबन 7 बजने वाला है। तो मैं सोचा कि इसी पर शूट करके आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, इसके बारे में बताऊँ। तो चलो विदाउट टाइम लॉस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं जब साउथ कोरिया गया था ना, तो 2022 में गया था। 2022 में गया था। 19 अगस्त को मेरी फ़्लाइट थी दमदम एयरपोर्ट से इंचन एयरपोर्ट के लिए, यानी कि सोल। तो उस वक्त क्या थी ना कि उस वक्त ऑलरेडी कोरिया का वीज़ा नहीं मिल रहा था, और कम्प्लीटली कोरिया का वीज़ा बंद था, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था। क्योंकि वो कोविड पीरियड थी। कोविड ख़त्म होने के बाद से कोरियन गवर्नमेंट जो वीज़ा इशू नहीं कर रहे थे। तो बहुत लॉन्ग पीरियड से सभी लोग वेट कर रहे थे। इसमें मैं भी वेट कर रहा था कि भाई आज खुल जाए, कल खुल जाए। और फॉर्चुनेटली एक वक्त ऐसा आया जो वीज़ा मिलना, जो कोरियन गवर्नमेंट ने वीज़ा देने के प्रोसेस को शुरू किया। तो उस वक्त की जो प्रोसेस थी गाइस, मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा। और अभी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क आया है, बट बाकी सब उस तरीके से ही बराबर है। उस वक्त जो कोरियन गवर्नमेंट ने जो वीज़ा के लिए जो पेपर यानी जो डॉक्यूमेंट्स को वांट किया था, वो ये था कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका ITR लगेगा, और उसके बाद 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी, और उसके बाद आपका पासपोर्ट वैलिड चाहिए था, 2 फोटोग्राफ्स चाहिए थी। मगर इन सब डॉक्यूमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो था वो था ITR और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है ना गाइस, उसे ही आपको असल समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि 6 महीने की स्टेटमेंट में लेकर वो करते क्या है। 6 महीने की स्टेटमेंट जो है ना, वो स्टेटमेंट देखते हैं कि अगर आप रियल बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। यानी कि पैसा अकाउंट में आया और वो डेबिट हुआ, यानी कि पेमेंट हो गया। वो उसको स्टडी करते हैं, उसको वो सबसे ज़्यादा असल वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लोजिंग बैलेंस से कोई मतलब नहीं है आपका। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ट्रांजैक्शन, कि आपका हर हफ्ते का, हर महीने का, डेली का क्या ट्रांजैक्शन है, कितना पैसा अकाउंट में डूबता है, कितना पैसा आपका आउटपुट होता है, क्या क्रेडिट होता है, क्या डेबिट होता है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी की बेस पे ये तय हो जाता है कि आपको साउथ कोरिया का वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना है। ये थी उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे पास ये पूरी डॉक्यूमेंट थी, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन बिजनेस था, गारमेंट्स की कारोबार था, जहाँ पे मैं बैठ कर अभी वीडियो शूट भी कर रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे। तो मेरा सब कुछ जेन्युइन था, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे किसी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, या ना मैं किसी एजेंट के पास गया। मैंने अपना कोरिया का वीज़ा खुद लगाया अल्हम्दुलिल्लाह, और लग भी गया। मैंने डॉक्यूमेंट पेपर रेडी किया। पेपर रेडी करने के बाद कोलकाता में यहाँ पर एक BSF है, VSF बोलते हैं, जो रूबी हॉस्पिटल के पास में है, सॉल्ट लेक से पहले होता है, वीज़ा हाउस है। वहाँ जाने के बाद मैंने फॉर्म लिया, फॉर्म लाकर स्टडी किया। फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था मैंने उसको फिल किया। और गाइस, इसमें कुछ बहुत बड़ा मसला कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मेट फॉर्म है। नाम, एड्रेस, फादर नेम, फैमिली मेम्बर्स, और ये सब पूरी डिटेल्स देना होता है। और उसके बाद सिर्फ ये देना होता कि आप कोरिया में 2 एड्रेस चाहिए होता है, एक फ़ोन नंबर चाहिए होता है, एक एड्रेस चाहिए होता है उसे। तो आपकी जो होटल होगी ना, आप उसी होटल को आप एड्रेस में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। जो आपका फ़ोन नंबर जो वहाँ होटल का होगा, वो होटल के फ़ोन नंबर आप डाल दीजिए, वो क्रॉस चेकिंग कर लेंगे। और नॉर्मल जो फ़ीस थी उस वक्त, वो फ़ीस मैंने दे दिया, यानी BSF को जमा किया 6000 के आसपास में। बस ये थी, और कुछ भी नहीं। कोई भी एजेंट का कोई खिचकिच नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मैंने डाला और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया। और तो अभी जो बंदा जो कोरिया जाना चाहते हैं, उसके लिए भी अभी वही सेम प्रोसेस है। बस उस वक्त क्या थी ना कि कवर लेटर नहीं लग रहा था। अभी क्या है कि कवर लेटर लग रहा है। उस वक्त कवर लेटर मैंने जमा नहीं किया था, कि कवर लेटर की नीड ही नहीं थी।
सिर्फ ITR चाहिए था इंपॉर्टेंट में, ट्रेड लाइसेंस चाहिए था और बैंक स्टेटमेंट चाहिए था 6 महीने का, जो ट्रांजैक्शन अच्छी होना चाहिए था। तो अभी भी यही है, अभी भी इसमें कोई फ़र्क ही नहीं आया है, एकदम सेम बराबर। सिर्फ अभी कवर लेटर देना हो रहा है जिसमें डिटेल्स होगी, एक्सप्लेनेशन होगी, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, कहाँ ठहरेंगे, किस होटल में रह रहे, कब आपकी रिटर्निंग है, कौन कौन सी स्पॉट में कब कब घूमने जाएंगे, इसकी डिटेल्स होती है, जो इटिनरी बोलते हैं, जो कवरिंग लेटर होता है बस। पर अभी भी वही चीज़ है जो कल था, यानी कि ट्रांजैक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका ट्रांजैक्शन वाकई अच्छा है, तगड़ा है, तो आपका वीज़ा लगने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ट्रांजैक्शन थोड़ा कमज़ोर है तो मसला है, तो लगना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद सबसे अहम चीज़ आ जाती है ना कि थोड़ी सी पासपोर्ट में स्टैंपिंग हो। अगर स्टैंपिंग हो तो ये सपोर्टिव है, ये आपको फ़ायदा पहुंचाता है, बट इट्स नॉट अ कंपलसरी। ये कंपलसरी नहीं है, ये एकदम ऑब्लिगेटरी नहीं है कि आपको स्टैंपिंग लेना ही पड़ेगा बहुत जगहों का, हर जगह पर। ये गवर्नमेंट में, कोरियन गवर्नमेंट ने इसको शेड्यूल वाइज यानी कि कंपलसरी नहीं किया है, बट एडिशनली है। अगर आप उसको ऐड करते हैं और आपके पास है तो दैट्स अ गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आप ब्लैंक पासपोर्ट भी आप सबमिट कर सकते हैं कोरिया वीज़ा के लिए। बस वहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रहे कि अगर ट्रांजैक्शन अच्छी है तो आप रिस्क ले सकते हैं, अगर ट्रांजैक्शन अच्छी नहीं है तो आप न लें। ट्रांजैक्शन को इम्प्रूव करें, अच्छा करें, और तो ट्रांजैक्शन की बेस पे ही वीज़ा मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। उसको समझ में आता है ऑफिसर्स को कि आपका वाकई एक रियल बिजनेस है, एक अच्छा बिजनेस है, और आप वाकई बिजनेसमैन हैं, आप फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल रहे हैं या फिर आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोरिया वीज़ा के लिए। क्लोजिंग बैलेंस, बहुत सारे गाइस पूछते हैं भाई क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, जो क्लोजिंग बैलेंस कितना डालना है, जो क्लोजिंग बैलेंस होने पर गवर्नमेंट को वीज़ा मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। देखो भाई, कोरियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी, क्लोजिंग बैलेंस को तय नहीं किया है और एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं किया है कि इतना आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। बट एक्सपर्ट कहते हैं, जैसे मेरा भी था, मैं अपना खुद एक्सपीरियंस अगर बता दूं आपको, तो मेरा तभी 3 to 4 लाख यानी 3 लाख 4 लाख के बीच में ही था मेरा क्लोजिंग बैलेंस। बट मेरी स्टेटमेंट अच्छी थी, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट इसलिए अच्छा था क्योंकि मेरे पास OD अकाउंट था और मैं रियल बिजनेसमैन था, और इसी कारण मेरा वीज़ा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें किसी एजेंट्स का कोई हेल्प नहीं, किसी तरह का कोई भी, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स था, हर कुछ रेडी था मेरे पास, सब कुछ मैंने खुद से रेडी किया, फॉर्म लाकर मैंने खुद से फिलअप किया, उसके बाद सबमिट किया। और फिर आफ्टर 2 वीक्स में जब चेक किया ऑनलाइन, तो मैं देखा कि वीज़ा अप्रूव्ड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं ऑलरेडी साउथ कोरिया गया, 2 साल मैं साउथ कोरिया था, और अभी मैं रिटर्न आया हूँ छुट्टी पे। फिर रेस्ट करूँगा इंशाल्लाह, फिर बहुत जल्द मैं साउथ कोरिया चला जाऊँगा, फिर मैं आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और शेयर कीजिए, शायद आपको न किसी और को इससे फ़ायदा हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको एजेंट का पैसा नहीं है, वो एजेंट का पैसा नहीं दे सकते, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप उनको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं तो मे भी अपना डॉक्यूमेंट्स खुद से रेडी करके, सब कुछ तैयार कर और स्टेटमेंट अगर अच्छा बना लेते हैं तो खुद भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप एम्बेसी में फ़ोन कीजिए, खुद से डिटेल्स लीजिए और आप डाल दीजिए। अब उम्मीद है कि लग जाएगा। इस बात को ख्याल, यही सबसे अहम चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर्स कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। फिर मैं मिलता हूँ बहुत जल्द दूसरे वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइस।